तीन चीजें बताते हैं। पहले ये ऐसा फंक्शन है जो क्लास से बिलोंग नहीं करता, यानी आउटसाइडर है फॉर द क्लास। फिर इसको फ्रेंड क्यों बनाया गया? ताकि एक्सेसिबिलिटी मिल जाए। अगर आप अपने जो प्राइवेट मेंबर, डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को शेयर करना चाहते हो, यानी आप चाहते हो कि आपका जो प्राइवेट डेटा है वो भी शेयरेबल बन जाए, तो उनके लिए आप कुछ जिन फंक्शन के साथ आप उनको शेयर करना चाहते हो, उनको फ्रेंड आप क्या कर देते हो, इम्प्लाइज कर देते हो। तो फ्रेंड बनने के बाद वो क्या करते हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है ऑफ द प्राइवेट डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के। ठीक है, तो ये आउटसाइडर होते हैं क्लास के लिए, यानी एक ऐसे फंक्शन जो क्लास के अंदर क्लास के मेंबर फंक्शन नहीं है, बट कोई और बाहर के कोई फंक्शन है या अनदर कोई आउटसाइडर है क्लासेस से, वो क्लास के डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहता है, तो हम उनको फ्रेंड फंक्शन के थ्रू यूज करते हैं। अब फ्रेंड फंक्शन के लिए सिंटैक्स क्या होता है? आप क्लास बनाएंगे, जैसे भी आप क्लास बनाएंगे, मान लो आप जो भी क्लास का नाम दे रहे हो, क्लास नेम दो। ठीक है, उसके अंदर आप सारे अपने प्राइवेट, पब्लिक, जो भी है, प्रोटेक्टेड जो मोड है, आपने सारे बता दिए। लास्ट में आपने दे दिया फ्रेंड। फ्रेंड इज एन कीवर्ड, याद रखिए एक कीवर्ड है फ्रेंड। तो आप जब भी उसे डिफाइन करेंगे तो फ्रेंड आप जरूर लिखेंगे, फ्रेंड। देन रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, जो भी आप फंक्शन बना रहे हो उसका रिटर्न टाइप। उसके बाद फंक्शन का नाम, यानी फंक्शन नेम, और उसके बाद लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो भी आप पैरेंथेसिस के अंदर देंगे। तो ऐसे आप फ्रेंड फंक्शन को यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन कर दे। दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। मैं यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन बता रही हूँ। ठीक है, तो फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया। अब फंक्शन डेफिनेशन तो दे दिया, फंक्शन को यूज कैसे करेंगे, सॉरी, फंक्शन डिक्लेरेशन, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया। दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब है, जस्ट हमने बताया है यहाँ पे कि ये फंक्शन होगा जो कि एज एन फ्रेंड यूज किया जाएगा, बट उसके अंदर काम क्या होगा वो हमने नहीं बताया। तो दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन, विच फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, और अब फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन कैसे करें, तो फंक्शन डेफिनेशन कैसे होती है यहाँ पे। फंक्शन डेफिनेशन के लिए आप जो भी फंक्शन आप बना रहे हो ना, वो नॉर्मली जैसे एक फंक्शन बनता है, रिटर्न टाइप, टाइप, फंक्शन नेम, और पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट आप देंगे। ठीक है, और उसकी जो भी डेफिनेशन है, उसकी जो भी स्टेटमेंट है, आप आउटसाइड द क्लास आप उसे डिक्लेयर डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई एसआर ऑपरेटर यूज नहीं होता, सिंपल फंक्शन की तरह आप उनकी डेफिनेशन देते हो। हाँ, बस जब क्लास के साथ उसका रिलेशन बताना है तब हम एक फ्रेंड कीवर्ड का यूज कर देते हैं। बस इस तरह फ्रेंड फंक्शन को हम यूज करते हैं। अब फ्रेंड फंक्शन के लिए जब हम बना ही रहे हैं, तो मैं दो तीन चीजें इसके बारे में लिखूंगी। यहाँ पे सिर्फ हम फ्रेंड फंक्शन की प्रॉपर्टीज सारी राइट कर रहे हैं, ताकि जब आप फिर मैं प्रोग्राम पे आऊंगी सीधा। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, जो आपने ऊपर भी पढ़ी है, नॉट बिलोंग्स टू या नॉट इन स्कोप ऑफ क्लास, क्लास का पार्ट नहीं होता, ये फ्रेंड फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी है। अ फ्रेंड फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ अ क्लास। ठीक है, सेकेंड, आप इनको कॉल नहीं कर सकते। मतलब अगर आप इसके प्राइवेट डेटा मेंबर को यूज करना चाहते हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर, आपको जो एक्सेसिबिलिटी मिलती है वो यूजिंग ऑब्जेक्ट होती है, यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो आप क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके ही उनके प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। नंबर 3 के लिए मैं ये कहूंगी कि आप इनके हाँ, वही चीज की मैं इसको यही सीधा कह दूं कि डेटा मेंबर के बिना आप इन्हें, जब भी आप किसी भी मेंबर फंक्शन को यूज करते हो, डॉट ऑपरेटर
नेसेसिटी है किसके लिए? क्या नाम है, डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए, यानी डॉट ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर देना जरूरी है। ठीक है। सब सबसे चीजें पूछी जाती है कि अगर आप इसको डिक्लेयर कहाँ करते हैं, यानी ये जो फ्रेंड फंक्शन जो डिक्लेरेशन होता है ये कौन सी विजिबिलिटी मोड में होता है। तो आप चाहे प्राइवेट विजिबिलिटी मोड यूज कर लीजिए, या फिर पब्लिक कर लीजिए, या फिर आप प्रोटेक्टेड कर लीजिए, इसकी मीनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी वो फ्रेंड ही रहेगा, चाहे आप उसे किसी भी विजिबिलिटी मोड के अंदर डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिक्लेरेशन जो होता है वो भी किसी विजिबिलिटी मोड के अंदर होता है। बाय डिफॉल्ट हम पब्लिक में करते हैं, बट अगर आप प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में भी करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो मतलब इफेक्ट लेस होगा। इसके अलावा इसमें ज़्यादातर देखा जाता है, कंपल्सन नहीं है, बट ज़्यादातर देखा जाता है जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट जाती है ना, आर्ग्यूमेंट, उसमें आर्ग्यूमेंट में मैक्सिमम हमारे ऑब्जेक्ट जाते हैं। यानी अगर आपको उनके साथ आपके डेटा मेंबर को यूज करना है तो लिस्ट में आप ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उनके डेटा मेंबर को एक्सेस करते हैं। ये 4-5 प्रॉपर्टी है जिससे आप किसी फ्रेंड फंक्शन को बना भी सकते हैं और फ्रेंड फंक्शन के साथ काम भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ टीसी, और एक फ्रेंड फंक्शन का एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। चलिए सी प्लस प्लस स्टार्ट करते हैं और फ्रेंड फंक्शन का एक एग्जांपल हम यहाँ पे करके देखते हैं, ताकि आप उसके बारे में समझ सकें कैसे है। ये कल हमने क्लास का जो फंक्शन किया था वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। क्या एक नया फंक्शन बनाते, एक नई फाइल बनाते हैं न्यू, और इसका नाम देते हैं F2। नाम क्या दें इसका? फ्रेंड, क्योंकि हम फ्रेंड फंक्शन के ऊपर बना रहे हैं तो फ्रेंड डॉट CPP नाम दे दिया हमने। और मैंने इसको क्या कर दिया है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पहले मैंने यहाँ पे एक मेरे ये भाई साहब पता नहीं इसी क्लास में या फिर मीट के साथ काम करते ही इसका काम करना बंद हो जाता है। अभी दिन में बिल्कुल सही काम करता है, बट जैसे इसे ऑनलाइन क्लास में यूज़ करती हूँ पता नहीं इसके क्या हो जाता है। iostream.h, मैंने यहाँ पे iostream यूज़ किया है। देन हैश इंक्लूड honio.h और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास ए बनाते हैं। एक क्लास हमने बना ली है, ए बना दें या बी बना दें, चलिए एक क्लास बनाई हमने पहले ए। ठीक है, कैपिटल ए देते हैं ताकि थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए जो क्लास का नाम दे वो मैक्सिमम टाइम आप कैपिटल लेटर में दें, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, बट वो क्या होता है थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाता है। तो इंट एक्स, मैंने एक प्राइवेट मेंबर ले लिया है इंट एक्स, और उसके लिए पब्लिक फंक्शन बना दिए हैं दो। एक फंक्शन बनाया है void get, सेम प्रॉब्लम, void get अंडरस्कोर एक्स, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया है
सी आउट, इसके अंदर हमने लिखा कि एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, और ये इसे क्या करा लिया हमने, सी इन करा लिया, सी इन एक्स। तो यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू गेट करा ली है। और इसी तरह गेट कराने के बाद मैं एक काम और करती हूँ, शो भी करा लेते। तो वॉइड शो, इसी फंक्शन के अंदर मैं थोड़ा सा और चेंज करूँगी जब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, तो इसलिए मैं इसको कंप्लीट ही बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे शो दे दिया है फंक्शन, जिसके अंदर हमने क्या करना है, हम मैंने कहा सी आउट एंडल वैल्यू ऑफ एक्स टैब इज इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज और एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स को गेट कराया, शो कराया, और उसके अलावा कुछ नहीं किया। एक फंक्शन बना रहे हैं हम, ये फ्रेंड फंक्शन है, FRIEND फ्रेंड फंक्शन है। और इस फ्रेंड फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे आप रिटर्न कर रहे हो तो आपको रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, इंटीजर, फ्लोट, जो भी है। मैंने इंटीजर टाइप कर लिया तो इंटीजर ही। और अगर आप नहीं चाहते कि नहीं मुझे रिटर्न नहीं करना, मुझे सिर्फ शो करा दूंगा मैं मिनिमम, तो मैंने इसका नाम से वॉइड दे रही हूँ। वॉइड क्यों दे रही हूँ रिटर्न टाइप, क्यों मैं शो कराऊंगी, मुझे मेरा ये काम नहीं है कि भाई मुझे इनमें से क्या नाम है रिटर्न कराऊं फिर उसके लिए अलग स्टेटमेंट दूं। नहीं, मैं साथ के साथ स्टेटमेंट प्रिंट करा रही हूँ। अब मिनिमम किस में चेक करेगा, एक तो एक क्लास के एक्स ऑब्जेक्ट में, एक्स डेटा मेंबर में, एक बी क्लास में से। अब बी क्लास हमने बनाई नहीं है तो हम एक बी क्लास और बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्लास बनाई है जिसके अंदर मैंने एक्स वेरिएबल लिया है, और उस सेम चीज अब मैं एक बी के साथ भी कर रही हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप दो क्लास के बीच में रिलेशनशिप दिखाएं, बट मैं यूज कर रही हूँ आर्ग्यूमेंट की लिस्ट में, ताकि आपको ये समझ में आए कि हम एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। और वो कैसे करें, एक क्लास बन गया, अब दूसरी क्लास का नाम बी, यहाँ मैं बी दे दूँ। ठीक है, शिफ्ट के साथ बी। और मैंने इसमें जो डेटा मेंबर है वो एक्स नहीं देंगे, हम यहाँ देंगे वाई, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे यहाँ पे। एंटर द वैल्यू ऑफ, मैसेज भी हम वाई के लिए प्रिंट कराएंगे, सीन भी हम वाई के लिए करेंगे। यानी हमने क्या किया है, हमने सेम चीज बना दी है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आप अलग अलग पे करेंगे, आपको सिर्फ एग्जांपल देना है, इट डजंट नीड कि भाई आपको उसमें आपको कोई लॉजिक दिखाना है। तो अब जस्ट मैंने अब ये फ्रेंड फंक्शन दोनों क्लासेस का क्या है, फ्रेंड है। दोनों क्लास का, ए और बी दोनों का ये फ्रेंड है, क्योंकि मैंने दोनों के अंदर डिफाइन कर दिया। अब इसकी डेफिनेशन पे काम करते हैं। तो डेफिनेशन लिखी मैंने, वॉइड मिन नाम था, इसके अंदर ए क्लास का ए ऑब्जेक्ट जाएगा और बी क्लास का बी ऑब्जेक्ट जाएगा। देखिए यहाँ ये जो लैंग्वेज होती है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो फॉर दिस आपके जो कैपिटल ए होता है वो स्मॉल ए से डिफर होता है। आपको स्काई कोड पता है, दोनों के डिफर होते हैं, एक का 67 होता है तो एक का 90, नहीं एक का 97 होता है, एक का 65 होता है। तो उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, इनके केस सेंसिटिव लैंग्वेज से कहा जाता है। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिए ए और बी, अब कैपिटल ए बी से काम नहीं चलेगा, स्मॉल ए बी से काम चलेगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक कंडीशन लगा रही हूँ, इफ ए का जो एक्स है, अब देखिए एक्स क्या है, प्राइवेट डेटा मेंबर है, एक्स इज अ प्राइवेट डेटा मेंबर, और हम उसको यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन में या आउटसाइडर के अंदर यूज कर रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी आप किसी दूसरे फंक्शन में नहीं कर सकते, इसके अंदर ये पॉसिबल है। ऐसे ही बी का जो वाई है वो भी एक क्या है, प्राइवेट डेटा मेंबर है, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी भी आपको यहाँ पे नहीं मिलती। तो मैंने यहाँ सी आउट किया, और सी आउट के अंदर लिख दिया कौन सा मिनिमम है, मैंने लिखा स्लैश एन और मिनिमम वैल्यू टैब इज इक्वल टू
किसके, अगर ए का एक्स छोटा है तो ए का जो एक्स है वही आपका मिनिमम होगा, तो हमने उसको शो कर दिया। एल्स में हमने किसको शो कराना है, बी के वाई को, क्योंकि जो भी छोटी वैल्यू है हम उसको यहाँ पे क्या करा रहे हैं, जो भी स्मॉलर वैल्यू है हम उसको क्या करा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो मैंने एल्स में लिखा अगर ए का जो एक्स है वो बी के वाई से बड़ा छोटा है तो ए का एक्स प्रिंट कर दे, अदरवाइज बी ऑब्जेक्ट का वाई एलिमेंट को यहाँ पे क्या कर दे, शो कर दे, बी डॉट वाई। तो ये बन गया हमारा फ्रेंड फंक्शन। तो यहाँ पे हमने दो तीन चीज देखी है कि हमने दो क्लास बनाई है, क्लास के अंदर दो अलग अलग डेटा मेंबर लिए हैं, एक एक्स और वाई, और दोनों के दोनों प्राइवेट है क्योंकि कोई विजिबिलिटी मोड नहीं दे रखा है। बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड प्राइवेट होता है। फिर मैंने पब्लिक विजिबिलिटी मोड के अंदर दो फंक्शन बनाए हैं, गेट एंड शो। ठीक है, सेम नाम है, सेम चीज है, पर प्रॉब्लम क्या होगी, अब आप यहाँ पे ये भी चीज सीखेंगे कि अगर आपने सेम नाम से फंक्शन बना रखे हैं ना तो वो एक्सेस करने देगा, आपको एरर नहीं शो करेगा। तो चलिए देखते हैं, मैंने अब यहाँ पे मेन बनाते हैं, वॉइड मेन। एक प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको उसी टाइम पे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। तो मैंने यहाँ पे मेन स्टार्ट किया है और मेन के अंदर पहले मैंने दे दिया CLR SCR, एक क्लियर स्क्रीन। ठीक है, क्लियर स्क्रीन के बाद अब मैं पहले दो ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, दो क्या ऑब्जेक्ट है, कैपिटल ए का ए ऑब्जेक्ट और कैपिटल बी का बी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, और सेमीकोलन दिया, उसके बाद अब हमारा काम शुरू होता है। पहले हम ए की वैल्यू गेट करा दें, तो ए डॉट गेट, यानी हमने एक्स की वैल्यू डलवाई है, और वैसे ही मैंने बी में गेट करवा के बी यानी वाई की वैल्यू गेट करवाई है। ए ऑब्जेक्ट एक्स की वैल्यू गेट करेगा, बी ऑब्जेक्ट वाई की वैल्यू गेट करेगा। जैसे गेट होगी है तो शो नहीं कराते, पहले मिनिमम चेक कर लेते हैं। तो मिनिमम मैंने चेक किया किसके बीच में, ए कोमा बी के बीच में। ठीक है, और फिर शो भी करा लेते हैं, ए डॉट शो से और बी डॉट शो से। ठीक है, मैंने दो फंक्शन बना दिए हैं और उसके बाद उन फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। तो मैं यहाँ पे करा क्या है, हमने पहले एक से हमने एक्स और वाई की वैल्यू गेट कराई है, देन उनमें मिनिमम हमने सर्च किया, फिर उन दोनों को प्रिंट करा दिया। तो ये काम हमने यहाँ पे किया है। एक मैं छोटा सा काम और कर रही हूँ, जो एक्स और वाई की वैल्यू है ना उसके आगे स्लैशन दे रही हूँ, नहीं तो वो एक ही लाइन में आएगा मैसेज, तो मैं चाहती हूँ कि अलग अलग लाइन में आए। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैशन दे दो, एंड दे दो, एज यू विश, जो भी आप देना चाहें, एक ही मीनिंग है। तो मैंने यहाँ पे रन किया कंट्रोल F9 से, और आप देखेंगे एक तीन एरर आ गई है। एक तो आई है कि ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहा, ए का जो एक्स है वो एक्सेसिबल नहीं है, बी का जो एक्स है वो एक्सेसिबल नहीं। यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस की कमी मुझे लग नहीं रही। तो हम क्या करते हैं, देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत सारी आती है जब आप एक बी का, अब वो मैं अगर रन करके देखती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ इसके बारे में। क्या एरर आ रही है, सारी नहीं आ रही। ये क्या हुआ मैं बताती हूँ अभी। पहले मैं एक्स की वैल्यू डाल रही हूँ 6, वाई की वैल्यू डाल रही हूँ 8, मिनिमम क्या है एक्स, तो इसने शो किया मिनिमम वैल्यू है 6, एक्स की वैल्यू है 6 और वाई की वैल्यू है 8। अब एरर के बारे में बात कर रहे थे। एरर क्या थी कि जब आप एक क्लास, मैंने एक क्लास बनाई ए और उसके अंदर जिक्र हुआ बी क्लास का भी, देखो ये रहा। अब बी, जब कंपाइलर ने इसके ऊपर आया ना तो उसने चेक किया भाई बी क्लास तो अभी तक बना ही नहीं है, बी तो नीचे बन रही है ना, बी की डेफिनेशन नीचे है, पर आपने उसे पहले डिफाइन कर दिया कि बी क्लास मिलेगी, बट उसे मिली नहीं, तो वो एरर शो कर रहा है, वो अलग अलग टाइप के एरर शो कर रहा है, बट मीनिंग वही है कि आपने बी के जितने भी फंक्शन है ना वो अनएक्सेसिबल दिखा रहा है। तो आप ऊपर बी को डिक्लेयर कर दो, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ क्लास विदाउट एनी डेफिनेशन। आप उसे बता दो कंपाइलर को कि बी नाम से एक क्लास आगे मिलेगी, तो दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ अ बी, सॉरी डिक्लेरेशन ऑफ अ बी। तो बी को आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, आपको डेटा मेंबर फंक्शन बताने की जरूरत ही नहीं है इसमें। आप नीचे बताइए, जब आपने बी की डेफिनेशन दी है ये रही, तो आप नीचे वो सारा काम बता दीजिए, बट बी एक क्लास होगी, आगे आ सकती है, बनेगी, वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करके आप बता सकते हैं। ये है फ्रेंड फंक्शन, और इसी वजह से ये एरर आ रही थी। फ्रेंड फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज मैं आपको बता चुकी हूँ, 3-4 प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये प्लीज याद रखिए।
पहली चीज कि ये जो फंक्शन होते हैं ये क्लास के स्कोप में नहीं आते, ये सिर्फ डिक्लेयर किए जाते हैं एज एन फ्रेंड। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट के बिना कॉल नहीं हो सकते, ठीक है। तो जब भी आप इनको कॉल करें तो यूजिंग ऑब्जेक्ट करेंगे। ये जब भी कॉल होंगे एज एन नॉर्मल फंक्शन कॉल होंगे। देखिए, मैं यहाँ देखिए मिनिमम मैंने जस्ट मिन लिखा है, मैंने ए डॉट बी डॉट नहीं लिया, तो नॉर्मल फंक्शन की तरह इनकी कॉलिंग होती है। इसके अलावा आप जब भी इसके अंदर मेंबर नेम या डेटा मेंबर्स का नाम देते हो तो वो आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से देते हो, जैसे ए डॉट एक्स बी डॉट, आप डायरेक्टली नहीं दे सकते। थ्रू द ऑब्जेक्ट नेम, थ्रू द डॉट ऑपरेटर ही आप उन्हें दे सकते हो। फोर्थ वन, आप इसे चाहे प्राइवेट पार्ट में शो डिक्लेयर करें, पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर करें या प्रोटेक्टेड पार्ट में डिक्लेयर करें, यानी किसी विजिबिलिटी मोड में डिक्लेयर करें, वो फ्रेंड ही रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे पब्लिक के अंदर दिया है, आप यहाँ पे लिख के प्राइवेट भी लिख सकते हैं, तो वो भी आपको दिक्कत नहीं खड़ी करेगा, वो भी वही काम करेगा जैसे कि आप पहले कर रहे थे, कोई एरर जब भी नहीं आनी। तो इसी तरह ये सारे फंक्शन काम करते हैं। ये है फ्रेंड फंक्शन। अब इसके बाद हम आते हैं स्टैटिक के ऊपर। अब इतना समझ में आया, पहले ये बताइए। हाँ जी। यस मैम। निखिल, कोमल, मैं इसको भेज दूंगी एक बार फंक्शन को, इसको पढ़िएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक फ्रेंड फंक्शन है जिसको फ्रेंड बना दिया क्लास का। फ़ायदा क्या हुआ कि हम प्राइवेट डेटा मेंबर को या प्राइवेट जो डेटा है उसको भी यूज़ कर पा रहे हैं डायरेक्टली। तो ये इस प्रॉफिट के लिए या इस बेनिफिट के लिए हमने क्या बना दिया, फंक्शन को फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद जो फंक्शन आता है या मेंबर आता है उसे कहा जाता है स्टैटिक मेंबर। पहली चीज़, ये फंक्शन नहीं है जिसके बारे में अब मैं बात करने वाली हूँ। मैं इसको पहले पीपीटी में ही ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से बाहर निकलती थी और आपको यहीं से आगे कराते हैं। तो अब जो टॉपिक है वो है स्टैटिक मेंबर। क्या है मेंबर का मतलब? यहाँ पे क्या है, ये मेंबर फंक्शन नहीं है, दीज आर वेरिएबल्स जिनको आपने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है। अब ये स्टैटिक डिक्लेयर करने से क्या हो जाएगा, स्टैटिक स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक एक क्या है, स्टोरेज क्लास है। पहले आप इसे जरूर लिखेंगे, दिस इज एन स्टोरेज क्लास। एक स्टोरेज क्लास है या तो जिसका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि वेरिएबल को कितनी बार यूज किया गया। यानी एक स्टोरेज क्लास है जो अपने डेटा को रिटेन रखता है जब तक वो कॉल हो रहा है। वो डेटा को बार बार अपडेट नहीं करता, वो अपने डेटा को संभाल के रखेगा अप टू कॉलिंग। बाबा चेंज नहीं होगा, आपका फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है। अगर आपको ये चीज भी नोटिस करनी है, आपने देखा होगा ना कि आप है ना जब किसी साइट पे मतलब आपने विजिट किया तो नीचे लिखा आता है विजिटर नंबर या ये टोटल विजिटर इज इक्वल टू, वो नंबर अपडेट होता रहता है प्लस प्लस। जैसे आपने विजिट किया तो एक उसमें इंक्रीमेंट हो गया, देन दूसरा करेगा तो उसमें और इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही जब आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो अबाउट द लोकेलिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल कि कितने लोगों को वो विजिबल हुआ है या कितना एक्सेसिबल किया गया है, तो उसके लिए मोस्ट कॉमन डेटा मेंबर है स्टैटिक डेटा मेंबर। जो क्या करता है, जो अपनी वैल्यू को संभाल के रखता है। एक इनिशियलाइज वैल्यू होती है, वो इनिशियल वैल्यू आप देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट जीरो होती है। तो आप उसको इनिशियल वैल्यू दीजिए जीरो, और वो उसके आप अगर आप उसे उसकी वर्किंग आप खुद बताएंगे कि उसका एलिमेंट क्या होगा, काम क्या होगा। आप चाहे तो उसे हर बार इंक्रीमेंट कर सकते हैं कि जितनी बार ऑब्जेक्ट बने वो इंक्रीमेंट हो, तो वो आपको ये भी बता देगा कितने ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किए। आप चाहें तो उसके जो आप करंट वैल्यू डाल रहे हैं आप उससे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। ये एक स्टोरेज क्लास है जो अपनी वैल्यू को अप टू द ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल वो रिटेन रखती है, यानी जब तक ऑब्जेक्ट बन के खत्म नहीं हो गया है तब तक वो उसका जो वैल्यू है वो स्टोर रहेगी। तो उसके लिए हम कैसे स्टैटिक डेटा मेंबर को बनाते हैं, तो पहले मैं उसके बारे में लिख देती हूँ। तो आप क्या लिखते हो, क्लास, ये सिंटैक्स है, क्लास नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शुरू होता है आप जो भी आपके डेटा मेंबर है दीजिए, उसके बाद आप दे दीजिए स्टैटिक।
देन स्टैटिक के बाद लिखा जाएगा डेटा टाइप, जिस जिस भी डेटा टाइप का आप वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो। उसके बाद वेरिएबल का नाम, आप वेरिएबल नेम की जगह डेटा मेंबर भी लिख सकते हैं, ये आपकी विषय है। देन आपने फंक्शन डिक्लेयर किए, देन कर्ली ब्रेसेस, देन सेमीकोलन। ये तो हो गया है फंक्शन डिक्लेरेशन, सॉरी मेंबर डिक्लेरेशन, डिक्लेयर किया है कि मैं एक स्टैटिक डेटा मेंबर यूज करूंगा। अब उसकी डेफिनेशन यानी इसको इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, इनिशियलाइजेशन के लिए हम डेटा टाइप देंगे, ये क्लास से बाहर होगा, डेटा टाइप, देन क्लास का नाम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन डेटा मेंबर, जो भी आपका डेटा मेंबर है, जो भी आपने नाम या वेरिएबल नेम है वो, देन इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, कि वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो आपको ऐसे आप यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन किया जाता है। तो ये क्या है, इसे क्या कहा जाता है, स्टैटिक मेंबर कहा जाता है। और स्टैटिक मेंबर आपके डेटा को मेंटेन रखने के लिए यूज किया जाता है। चलिए इसके ऊपर एक बार और थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो कंप्लीटली समझ लेते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर के तौर पे ये डिक्लेयर किए जाते हैं। एक कीवर्ड यूज़ किया जाता है स्टैटिक, स्टैटिक एक कीवर्ड है जो यूज़ किया जाएगा, जो उसको स्टैटिक डेटा मेंबर बनाता है। ये नॉर्मल मेंबर की तरह काम करते हैं। सिंटैक्स आपको मैं दे चुकी हूँ। इसके अलावा आपको एक मैं एग्जांपल करा देती हूँ। इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ तो मुझे नहीं लगता कोई रहेगी, और इसमें कोई ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ तो नहीं होती। अच्छा, इसके बारे में अगर छोटा-मोटा लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि जब भी आप स्टैटिक मेंबर बनाते हो ना, तो उसकी एक ही कॉपी बनती है पूरी क्लास के लिए, जितने भी ऑब्जेक्ट है उसी कॉपी में अपडेट करते हैं। ठीक है, यानी स्टैटिक जो बन गया, स्टैटिक अगर आपने ए बना दिया तो एक ही कॉपी बनेगी सभी ऑब्जेक्ट के लिए। अब इसमें जो वैल्यू आपने डाल दी है ना, वो सभी के लिए सेम है, 3 है तो 3 है सभी के लिए, कोई चेंज नहीं होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट उसको 4 कर देता है तो वो सभी के लिए 4 हो जाएगी, वो किसी और के लिए 3 नहीं रहेगी, यानी एक सिमिलर वैल्यू फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट वो रिटेन रखता है, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन कब होता है, दूसरा फर्स्ट पॉइंट है, पहले लिख देती हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट है ओनली वन कॉपी फॉर द एंटायर क्लास। मैं कंप्लीट नहीं लिख रही, जस्ट कीवर्ड्स की फॉर्म में इसको डिफाइन करना, तो एक कॉपी बनती है सभी क्लास के लिए और शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट, और वही सभी के थ्रू शेयर की जाती है। दूसरा क्या लिखोगे आप कि इसका जो इनिशियलाइजेशन होता है, इट इज इनिशियलाइज्ड बिफोर एनी ऑब्जेक्ट क्रिएशन। किसी भी ऑब्जेक्ट, उस क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट के क्रिएशन से पहले इसका बनना जरूरी है। और इसका जो इनिशियलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, आउटसाइड द क्लास होता है, जो मैं आपको सिंटैक्स बता चुकी हूँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसके बारे में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। विजिबिलिटी कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक। यहाँ विजिबिलिटी कंट्रोल का मतलब क्या है, मतलब अगर आप उसे पब्लिक बनाएंगे तो सभी एक्सेस कर पाएंगे, प्राइवेट बनाएंगे तो सिर्फ वो क्लास यूज कर पाएंगे, तो वो विजिबिलिटी किसको दिखाना है किसको नहीं, वो आपके ऊपर है, वो मैटर नहीं कर। जैसे फ्रेंड में है ना कि आप कुछ भी बनाए हैं वो एक तरह से बिहेव कर, नहीं, ये अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट की तरह ही बिहेव करेगा, ये प्रोटेक्टेड बनाए तो प्रोटेक्टेड की तरह ही बिहेव करे। तो विजिबिलिटी को इसके कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि फ्रेंड फंक्शन में नहीं होता। और ये एंड इसकी जो लाइफ टाइम होता है, यानी लाइफ टाइम क्या होता है इसका, जब तक आपका जो प्रोग्राम है वो उसकी लाइफ टाइम,
लाइफ टाइम का मतलब क्या, ये क्या मर जाते हैं? नहीं, ऐसा ही होता है। जब एक ऑब्जेक्ट बनता है तो जैसे ही ऑब्जेक्ट आपने उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, मेमोरी उसको मिल चुकी है। जैसे आप बाहर आओगे, उसका काम कंप्लीट होगा तो मेमोरी डी एलोकेशन के बाद उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है, उसको उसके बाद कोई नहीं जानता। इसके लिए हम आगे यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। बट फॉर द स्टैटिक डेटा मेंबर ऐसा नहीं होता। अगर आपने क्लास शुरू करी है, बनाई है, तो स्टैटिक मेंबर उसके साथ ही बन गए हैं, उनको स्पेस मिल चुका है, मेमोरी अलॉट हो चुकी है। और जैसे आपका प्रोग्राम आप एग्जीक्यूशन से बाहर आते हैं, रन कर चुके हैं, आप बाहर आ गए, मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है और उसके बाद आपका काम खत्म है। तो इसकी लाइफ साइकिल अप टू द प्रोग्राम रहती है। जब तक प्रोग्राम चल रहा है देन तब तक आपको मेमोरी मिली हुई है, अदरवाइज नहीं है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, तो इसी के अंदर काम करते हैं। चाहे तो ज़्यादा लेंथी ना बना के मैं इसी में ही थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, क्योंकि उससे आपको भी इजी रहेगा। मैंने एक क्लास बनाई है जिसके अंदर हमने एक काउंटर रख देते हैं। अब ये काउंटर क्या होगा, काउंटर रखेंगे जो क्या होगा, स्टैटिक टाइप का होगा। तो मैंने स्टैटिक कीवर्ड देना है और साथ में क्या लिखना है, डेटा टाइप इंटीजर टाइप का एक काउंटर होगा। देखिए ये है, हमने स्टैटिक डेटा मेंबर को डिक्लेयर कर दिया कि स्टैटिक इंटीजर टाइप का एक काउंटर होगा। अब वो काउंटर की वैल्यू चलेगी कहाँ से, शुरू कहाँ से होगी, वो क्लास के बाद देना है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, काउंटर की इनिशियलाइजेशन हम यहाँ पे बताएंगे। अब काउंटर कहाँ से शुरू होगा, चलिए शुरू लिख लेते हैं। इंट, पहले रिटर्न टाइप लिखना है, देन क्लास का नाम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद डेटा मेंबर का नाम काउंटर है, और उसके बाद उसकी वैल्यू। तो कहाँ से शुरू करना है, जीरो से शुरू करना है भाई, काउंटर है, जीरो से शुरू करेगा। अब ये काउंटर करेगा क्या, काउंटर जैसे ही गेट फंक्शन होगा ना, यानी जैसे ही आप एक्स की वैल्यू डलवाओगे ना, काउंटर काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट, यानी जितनी बार गेट फंक्शन कॉल होएगा काउंटर तो इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे करा है। और लास्ट में हम काउंटर को शो भी कराते हैं, शो करा रहे हैं ना, जो ए का फंक्शन सिर्फ ए में काम कर रहे हैं, हमें बी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। मैं फ्रंट फंक्शन को यहाँ पे क्या कर देती हूँ, डीएक्टिवेट कर देती हूँ। ऐसे ही क्लास बी को भी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं डीएक्टिवेट कर रही हूँ, मुझे क्लास बी की जरूरत नहीं है। तो ये मैं इसलिए, ताकि हमें क्यों चाहिए क्लास बी, नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक का ही कंसेप्ट दिखाना है। तो मैंने क्लास बी को यहाँ पे क्या कर दिया है, कमेंट बना दिए हैं जहाँ पे भी क्लास बी का नाम जिक्र वगैरह आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखेंगे मैंने काउंटर लिया है स्टैटिक वेरिएबल, और उसको गेट के अंदर मैंने क्या करा दिया, इंक्रीमेंट करा दिया। शो के अंदर मैंने एक्स की वैल्यू शो कराई है। साथ में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने एंडल दिया। एंडल का मतलब जानते हैं आप कि वैल्यू ऑफ काउंटर हैव इज इक्वल टू, और डबल कोट्स क्लोज ऐसे, और COUNTER काउंटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ काउंटर को भी शो करा दिया। अब बाहर आते हैं, अभी काम शुरू हुआ है। ठीक है, आपने बनाया ए ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए ए नाम, ए का ए क्लास का ए ऑब्जेक्ट बनाया। एक और बना लेते हैं, इसका नाम कुछ बी दे देते हैं, एक सी, तीन। मैंने बी वाला, बी का जो बी बना उसको कमेंट बना रखा है तो वो काम नहीं कर रहा। तो मैंने ए क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ए बी सी। तो पहले मैंने ए से वैल्यू गेट कराई। अब देखिए मैं यहीं पे ही शो करा रही हूँ, और ऐसे ही मैंने ए डॉट शो करा दिया। ये वैल्यू को याद रखिएगा जो मैं यहाँ पे करा रही हूँ। ऐसे ही मैंने बी को गेट कराया, बी को शो कराया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बी को गेट कराया और बी को शो करा दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, सी को भी गेट कराया, सी को भी हमने क्या कराया, गेट कराया, और सी को भी हमने यहाँ पे शो कराया। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3-4 काम कर दिए हैं। और उसके बाद देखिए लास्ट में अभी एक को दोबारा शो नहीं करा रहे, बाद में कराऊंगी। एक बार मैं आपको इसकी वैल्यू में लिख लेती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कंट्रोल F9 किया मैंने, रन किया। रन करने का इसने एक्स की वैल्यू पूछी, तो मैंने डाला 9, अभी काउंटर की वैल्यू 1 है। देन मैंने डाला 6, काउंटर की वैल्यू 2 हो गई है। मैंने डाला 3, काउंटर की वैल्यू 3 हो गया है। यानी आप समझ रहे हैं जितनी बार ऑब्जेक्ट का गेट फंक्शन कॉल हुआ, काउंटर इंक्रीमेंट हुआ है।
बट काउंटर क्या कर रहा है, एक ही मेमोरी लोकेशन ले रहा है। काउंटर के लिए काउंटर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम के लिए उसका काम तो सिर्फ इतना ही है कि उसने एक शेयरेबल मेमोरी ले रखी है। अगर जब ए का गेट कॉल हुआ तो काउंटर 0 था, उससे 1 हो गया क्योंकि आपने इंक्रीमेंट कर दिया, और काउंटर ए की मेमोरी ले रहा है तो उसी के अंदर वो चेंज हुआ। फिर बी ने गेट फंक्शन को कॉल किया, अब गेट के अंदर काउंटर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये 1 जो है वो 2 बन गया। देन सी ने भी गेट फंक्शन को कॉल किया, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे जितनी बार गेट फंक्शन कॉल होगा ये काउंटर इंक्रीमेंट होगा, ये 3। अब इसके बाद अगर ए शो करवाता है, बी शो करवाता है, या सी काउंटर की वैल्यू क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। और मैंने यहाँ पे रैंडमली आपको क्या दिखाया है, रैंडमली एक एक वैल्यू शो करे। अब मैं ए की वैल्यू शो करा रही हूँ और बी की वैल्यू भी शो करा रही हूँ, साथ में सी की तो आपको हो ही रही है। तो मैं एक बार दोबारा इस प्रोग्राम को रन कर रही हूँ और आप देखिए तीनों में 3 आएगा। मैंने डाला 9 8 7, देखिए 9 में 1 थी, 8 में 2 हो गई है, 7 में 3 हो गई है। एंड देन 9 एक्स की वैल्यू शो करने के बाद उसने शो किया काउंटर की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 8 है बट काउंटर की वैल्यू 3 है। अब वो सभी फंक्शन के लिए चाहे कितनी बार शो कराओ तो काउंटर हमेशा 3 ही रहेगा, क्योंकि आप एक शेयरेबल मेमोरी ले रहे हो, अलग मेमोरी नहीं बन रही है। नॉर्मली क्या होता है, क्या आप ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ पाए हैं या फिर मैं इसको दोबारा बताऊं? हाँ जी, मैम बस थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूज लगता है। मैं आपको एक आइडिया दूं इसका, बस एक बार अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो हम देख लेते हैं। देखिए, जब एक क्लास बनती है ना एक, तो मैंने उसके ऑब्जेक्ट बनाए ए बी सी। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनते हैं ना, वो क्लास के अंदर उनको शेयरेबल मेमोरी, अलग अलग मेमोरी मिलती है। ए के लिए अलग मेमोरी है, बी को अलग मेमोरी मिली है, सी के अंदर अलग मेमोरी मिली है। ए को एक्स मिला, बी के पास भी अपना एक्स है और सी के पास भी अपना एक्स है। ठीक है, ए के पास अपना गेट फंक्शन है और शो फंक्शन है, बी के पास भी एक गेट फंक्शन है, एक शो फंक्शन है, और सी के पास भी एक गेट फंक्शन है, शो फंक्शन है। क्योंकि एक क्लास के अंदर हमने बता रखा है कि एक्स फंक्शन होगा, एक्स एक डेटा मेंबर होगा, एक काउंटर होगा जो कि क्या होगा, स्टैटिक होगा, एक गेट फंक्शन होगा और एक शो फंक्शन। तो इसकी एक कॉपी इन तीनों को मिलेगी, बट कॉपी कॉपी नहीं मिलेगी, अलग अलग मेमोरी भी मिलती है। तो अगर आप इसकी वैल्यू डालते हो ना 7, तो वो इसी की वैल्यू है, इसकी 8 डाली तो इसकी ही है 8, और इसकी डाली 9 तो इसके 9 ही है। इनकी अलग अलग मेमोरी है, तो अलग अलग डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। बट जब काउंटर जो स्टैटिक बना दिया ना, वो एक शेयरेबल मेमोरी मिल जाती है जिसका नाम काउंटर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट कॉल होता है ना, गेट फंक्शन में काउंटर को प्लस कर देता है, यानी काउंटर की वैल्यू इसने 1 कर दी तो इसमें काउंटर की वैल्यू 1 हो गई है। देन बी कॉल हुआ, बी ने गेट कॉल किया जिससे काउंटर की वैल्यू 2 होगी, तो इसी मेमोरी का वैल्यू क्या होगी, 2। देन ये गेट कॉल हुआ, इसने काउंटर की वैल्यू 3 कर दी, तो यही मेमोरी अब 3 वैल्यू को रिटेन कर रही है। अब चाहे आप इससे शो कराए, इससे शो कराए, इससे शो कराए, काउंटर को जब भी शो कराया जाएगा उसकी वैल्यू तीनों के लिए क्या रहेंगी, 3 ही रहेगी, बिकॉज दे शेयर द कॉमन मेमोरी लोकेशन। तो जब आप कॉमन मेमोरी लोकेशन रखते हो तो वो जो मेमोरी सबके, जो वैल्यू सबके एक के लिए वो सबके लिए है, तो वो चीज़ चेंज नहीं होगी। बट जब आप बात कर रहे हो नॉर्मल डेटा मेंबर की, तो देखो सबको अलग अलग डेटा मेंबर आप रख सकते हैं, सबकी वैल्यू अलग अलग है। बट जब स्टैटिक बना दी तो शेयरेबल मेमोरी है, आप सबकी वैल्यू सेम ही रहेगी फॉर अप टू द प्रोग्राम, जितने बार प्रोग्राम बनेगा सबको 3 ही मिलेगा। क्या ये आप कंसेप्ट समझ में आया? यस थोड़ा मैम। बहुत, थोड़ा बहुत, बाकी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या कंस्ट्रक्टर शुरू कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे आपका ब्लॉक वन और उसके यूनिट 3 कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसमें आपका कोई टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। अब मैं बात कर रही हूँ यूनिट 4 की, और जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, और बहुत सारी चीज़ें और आएंगी इसके अंदर, तो इनके बारे में हम यहाँ पे अब बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो? कल आपने कुछ देखा है क्लास के बारे में, डेटा मेंबर के बारे में, मेंबर फंक्शन के बारे में, तो बताइए। कुछ पूछना हो तो बताइए, अदरवाइज मैं एक टॉपिक करा देती हूँ, कंस्ट्रक्टर।
आपको ईज़ी रहेगा और मतलब समझ में आ जाएगा, इतना कोई अलग नहीं है, डिफ़र नहीं है। अगर आपको लग रहा है नहीं मैम कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा तो वो बता दीजिए। मैम बोलिए कोमल। टुमारो कोमल आपकी आवाज़ है ना टुमारो क्लियर नहीं आ टुमारो रही। किसकी पार्टी? ठीक है फिर कल कल फिर आपको है ना, कल तो फिर टीपीएमएस का लेक्चर होएगा। क्या आप एक काम कर सकते हैं, चाहे तो आप कल डाउट भी बता दिया करें मुझे, जैसे अगर आपको कोई प्रीवियस क्लास में कोई डाउट हो तो अगली क्लास में आप एक बार क्लियर कर दें कि मैम ये वाला डाउट में है, मैं नोट कर लूंगी ताकि हम जब भी हमारी डिस्कस हो तो याद रहे कि भी हाँ ये वाला पॉइंट भी क्लियर करना है। तो ना कराऊं आज कोमल, चाहे तो आप चैट के थ्रू बता। मैम नो। नो, ठीक है। तो फिर एक काम कीजिएगा, कोई डाउट हो तो वो बताइएगा, पहले के 5-10 मिनट हम इसके डाउट ले लेंगे फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है कल टीवीएमएस की। ओके जी। ओके मैम। ओके बाय।